देखिए, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य मतलब क्या है? जहाँ पे जीवों को संरक्षित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जीव है धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। समाप्त क्यों हो रहे हैं? देखिए, एक तो पहले हम लोग क्या थे, जनसंख्या कम था तो हम लोग के लिए ज़मीन था, जंगल जानवरों के लिए ज़मीन था। अब आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ पहले खेत हुआ करता था, जो वहाँ भी बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, आप किसी के घर में जाइएगा तो वहाँ से जानवर भागेगा ही ना। तो उसके लिए कई सारे जानवर शिकार भी हुए। इतना हम लोग उद्योग स्थापित कर लिए, पोल्यूशन हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रकृति में बदलाव आए, तो बहुत सारे जानवर जो है, जीव जो है, वो मरने के कगार पर आ गए। कई सारे तो विलुप्त भी हो गए। तो कुछ प्रमुख जीवों को बचाने के लिए जो अभयारण्य बना, जो जगह बनाया जाता है ताकि जीवों को बचा कर रखा जा सके, उसके जैसा माहौल बनाया जाता है, उसे कहते हैं अभयारण्य। तो बिहार में ये सब जो अभयारण्य है, भीम बांध अभयारण्य कहाँ पे है? जगह याद रखिएगा, भीम बांध मुंगेर में, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। देखिए, भीम बांध मुंगेर, गौतम बुद्ध गया से संबंधित है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वहाँ से है। डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? भागलपुर। डॉल्फिन को हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में? कभी देखें डॉल्फिन? कोसीगढ़ में भी है, सोएंस को ही कहा जाता है डॉल्फिन। और ये माना जाता है डॉल्फिन सबसे ज़्यादा अगर दिमाग का कोई प्रयोग करता है सभी जीवों में, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, तो है डॉल्फिन। लेकिन डॉल्फिन के पास वो शारीरिक शक्ति है नहीं जिसको प्रयोग कर सके। ये भी कहा जाता है अगर आप किसी नदी में गिर जाते हैं, अगर वहाँ एक दो डॉल्फिन है तो आपको डूबने नहीं देगा, आपको ठेल करके किनारे पहुँचा देगा वो। यानी सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला अगर कोई जीव है, दिमाग का यूज करने वजह डॉल्फिन। आम भाषा में हम लोग यहाँ सोएस कहते हैं। तो कुछ समय पहले क्या था, 15-20 साल पहले क्या था, पटना आसपास क्षेत्र में इसका शिकार, मतलब मछली से मछली इसको भी मार करके खाने लगा था। और धीरे धीरे बहुत ये भी कारण होने लगा, जो इतना उद्योग बनने लगा, जिससे कचरा से नदी में जाता था, तो ये सब कचरा ये सब खाते थे, ये सब मर रहे थे। इसको बचाने के लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ बनाया गया है? भागलपुर में। उसके बाद है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण। और याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। सिर्फ भारत का नहीं, बिहार का, भारत में बहुत है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्थित किया है। वो कौन सा है? वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। यानी ये बिहार का है, लेकिन पूरे बिहार में केवल एक ही है जो भारत सरकार इसका कंट्रोल करती है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य? बाघ। बिहार में एक ही जगह बाघ पाया जाता है, कहाँ पे? वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। और अभी बिहार में जो बाघों की संख्या कितनी है? कितने बाघ है? 54 बाघ है बिहार में। भारत में कितने बाघ है कुल? 3682। तो भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3682। बिहार में कितने हैं? 54। और टॉप 3 सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर उत्तराखंड। मध्य प्रदेश 785 है, यहाँ 590 और यहाँ 560 के आसपास है। तो आपको याद रखना है, भारत का जो सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका और फिर उत्तराखंड। अब भारत में बाघों की संख्या है 3682। अब बिहार में कितने हैं? तो कम से कम ये 3 पॉइंट आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब बिहार में एक ही जगह बाघ मिलता है, कहाँ पे? वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। इसलिए ये प्रसिद्ध है, ये तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने सवाल, पूछा तो सब पे गया है, बाकी ये सब चीज़ें ये नया बना है, ये सब 3-4 जो नया बनाया गया, प्रमाण अभी सब बन ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया वाला सवाल ये है। और पिछले 2 साल में इसको पूछा गया कि 2-3 साल पहले ही, 3-4 साल पहले इसकी चर्चा में आया था। तो याद रखिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। इसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, जिसको पटना चिड़ियाघर कहते हैं हम लोग, है कि नहीं? ये क्या किस लिए प्रसिद्ध है? तो पूरे भारत में एकमात्र ये ऐसा है जहाँ पे गेंडा प्रजनन होता है, यानी गेंडा का जन्म कराया जाता है पूरे भारत में।
तो इसको जानना आवश्यक है ना। यानी देश का एकमात्र गैंडा प्रजनन अभ्यारण्य, तो इसको भी जानना बहुत आवश्यक हो गया है। परमान डॉल्फिन अररिया, कैमूर रोहतास बॉर्डर, इन दोनों जिलों में इसका क्षेत्रफल है। पंत वन्यजीव का है नालंदा का। उदयपुर, देखिए ये जो उदयपुर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार पूछ दिया गया तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सबको लगा उदयपुर यानी राजस्थान है नहीं, सब दिमाग लगा राजस्थान मार दिए, लेकिन यह है कहाँ? बिहार में, पश्चिमी चंपारण। पंत भी है, पंत यूनिवर्सिटी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो याद रखिए पंत उत्तराखंड में से रहेगा, पंत है नालंदा। और बडेला सलीम अली पक्षी विहार ये कहाँ पे? वैशाली। तो सब तो याद कीजिएगा, खासकर विशेष फोकस कीजिएगा इस पे और इस पे, ठीक है। तो ठीक है, बिहार में इतने प्रकार खनिज पाए जाते हैं, मैग्नीज हो, टीन हो, अबरक हो, एस्बेस्टस हो, ये सब क्या उसका एरिया जहाँ जाइए पाया जाता है। तो आप हमें ये बताइए, मैग्नीज तो आप जानते हैं, टीन भी जानते हैं, अबरक का प्रयोग कहाँ होता है? कभी देखें अबरक? अरे चमकी जो होता है, देखते हैं ना, पहले चमकी टाइप बनाया जाता है, वो चमकी में अबरक का प्रयोग होता है। लिथियम, लिथियम का प्रयोग कहाँ होता है? कौन सा बैटरी में? तो ये बैटरी कहाँ यूज होता है? मोबाइल का। मोबाइल का बैटरी होता है लिथियम उसमें डाला हुआ रहता है। बाकी पायरेट जानते हैं, सोना जानते हैं। पूरे बिहार में, ये पूरे भारत का लगभग 45% सोना जमुई में, यानी उसमें अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, अभी अंदर में है। अब सोचिए पूरे भारत का 45%। शीशा आप जान ही रहे हैं, बेरिलियम जान ही रहे, यूरेनियम जान ही रहे। तो ये सब आपको जगह ही याद रखना है कहाँ पे यह है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, आर्थिक समीक्षा और बजट, ठीक है। तो समीक्षा आप हमें बताइए, समीक्षा मतलब क्या होता है? रिव्यू मतलब जांच करना। तो समीक्षा काम होने के बाद होगा कि काम होने से पहले होगा? काम होने के बाद। तो ये जो आर्थिक समीक्षा होता है ये क्या होता है? पिछले साल जो हम काम किए या पिछले कुछ वर्षों में जो हम काम किए हैं उसका ये प्रस्तुतिकरण जनता के पास पेश होता है। जैसे जब जिस दिन बजट पेश होगा तो बजट से एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है। किसके द्वारा? वो किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा पेश होगा? वित्त मंत्री। और बिहार का वित्त मंत्री भी कौन है? बिहार का वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। और ये कौन है? मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री, यानी उप मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है। तो बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश करते हैं वित्त मंत्री। और ये जो वित्त पेश हुए दोनों सदन को एक साथ बैठा के किया गया है, यानी विधानसभा और विधान परिषद को एक साथ बैठाया गया है, ठीक है, ताकि चर्चा सब एक साथ हो सके। तो ये क्या करते हैं, पहले एक दिन बजट से एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश होता है। वो ये बताते हैं भाई देखिए हमने पिछले एक साल में या 5 साल में क्या क्या किए हैं, हम कितना प्रोग्रेस किए हैं, ये सब बताते हैं, ठीक है। यानी आपने क्या क्या अचीव किया है वो बताते हैं। और बजट क्या होता है, हम अगले साल क्या करेंगे, अंतर समझ रहे क्या है? आर्थिक समीक्षा यानी पिछले साल क्या क्या किए हैं वो हम आपको बताएंगे, और बजट अगले साल क्या क्या करेंगे वो बताएंगे। तो जैसे मान लिया अभी बजट पेश होगा, अभी 1 साल तक काम चलेगा, फिर वो बताएगा जो ये हम जो कहे थे उसमें से कितना पूरा किए और कितना बचा है, कितना हम विकास किए, कितना हमें अभी पीछे चल रहे हैं। तो आर्थिक समीक्षा होता है पिछले वर्ष के किए गए कार्यों को समीक्षा करना और जनता तक पहुंचाना, ठीक है। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में भी देखे थे। और बजट होता है आगे क्या करना है इस पर। देखिए बजट और आर्थिक समीक्षा की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है।
बिहार में तो ये कितना, बिहार का जो आर्थिक समीक्षा है, ये कौन सा आर्थिक समीक्षा है? 19वां, यानी 2006 से शुरू ही हुआ है। अगर संविधान में होता तो हम शुरू से करते। तो 2006 से शुरू हुआ आर्थिक समीक्षा पेश करना, और ये बिहार का कौन सा आर्थिक समीक्षा है? 19वां। इस बार जो पेश हुआ है तो 19वां आर्थिक समीक्षा है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है जो बिहार में आर्थिक समीक्षा की शुरुआत कब से हुई है? तो 2006 से। और ये कौन सा आर्थिक समीक्षा है? हाँ, बजट की चर्चा संविधान में नहीं है, इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, जो पूरे एक साल में क्या किए, तो इसकी चर्चा कहीं नहीं की है, बस एनुअल वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई। और आपको पता है, केंद्र सरकार बजट पेश करता है तो केंद्र सरकार किसके तहत है? अनुच्छेद 112। लेकिन जब हम राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण देखेंगे, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तो किसे है? अनुच्छेद 202 में। यहाँ याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा, बजट या आर्थिक समीक्षा की चर्चा संविधान में इसका शब्द ही नहीं कहीं यूज किया गया। कहीं आपको संविधान की किताब में बजट का नाम नहीं मिलेगा। वो किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार जो बजट पेश करती है या वित्तीय विवरण करती है, उसका किस अनुच्छेद में चर्चा है? 112 में। और राज्य सरकार 202 में। और ये कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है, बिहार के लिए 19वां वार्षिक वित्तीय क्या है? आर्थिक समीक्षा है। आर्थिक समीक्षा यानी पिछले वर्ष या कुछ वर्ष पहले से किए गए कार्यों का उल्लेख इसमें होता है, क्या किए हैं, क्या कितना प्रोग्रेस किए। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देखिए, इतना पता है आर्थिक समीक्षा मुख्यमंत्री वित्त मंत्री पेश करते हैं। देखिए, इस बार का जो मुख्य बिंदु है वो किस पे डिपेंड है? आर्थिक स्थिति, विकास दर, राजस्व और व्यय प्रबंधन। यानी इस बार हम लोग आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करने पर ध्यान दिए, है कि नहीं? उसका कहना है जो हमारा पिछला साल रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो घर का स्थिति अपने आप सुधर जाएगा। अभी मान के चलिए, अभी आप लोगों के हाथ में 0 रुपया आ रहा है, कल अचानक आपको नौकरी लग जाए, 50,000 60,000 रुपये महीना आना शुरू हो जाए, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी कि खराब होगी? आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आप नए नए कपड़े खरीद सकते हैं, खाना भी अच्छा वैरायटी का खा सकते हैं, मीट मछली खा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, घर में कोई बीमार हो तो इलाज अच्छे से करा सकते हैं। तो एक बार आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तो पूरा जीवन आपका अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छे कोचिंग में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आपका आर्थिक स्थिति ही खराब हो तो आपको वही सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, है नहीं? घूमने का तो छोड़ ही दीजिए, जो हाँ घूमने का प्लान तो बनेगा, खाली खाने पीने में ही आपका जीवन चला जाता है। तो मेन यही फोकस है, अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होगा तो लोगों की गरीबी बेरोजगारी दूर होगी। तो ये मेन मुद्दा था, ये याद रखेगा। ये भी कभी पूछ देता है जो आर्थिक समीक्षा का बजट क्या मेन थीम क्या था, मेन विषय क्या था? तो ये है आर्थिक स्थिति, विकास दर, राजस्व और व्यय प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट करना ताकि इसके सुधार हो सके। इसके अलावा जो GSDP देखते हैं, तो GSDP समझते हैं ना आप लोग? GDP जिसको मैं कहते हैं दोबारा भारत का होता है, ये स्टेट का GDP है। GDP का मतलब होता है, जैसे मान चलिए ये बिहार है, बिहार में एक वर्ष के अंदर जितना भी उत्पादन होगा, चाहे वो खेती से हो चाहे वो उद्योग से हो, सबका जो मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? GDP। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, GDP यानी एक भूभाग के अंदर एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? GDP। ठीक है, जैसे आप व्यक्तिगत तौर पर अपना सोचिए, जैसे आप हैं, आपके यहाँ 4 बीघा ज़मीन है, भाई आपको नौकरी भी है, और 4 जो है आप क्या कहते हैं कुछ सामान भी बनाते हैं, तो आपको जो भी इनकम हो रहा है सब आपको काउंट होगा कि नहीं? या आप मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं,
तो आप ये देखा जाएगा एक साल में आप कितना फसल बेचे उसका दाम, जो उत्पाद करके वस्तु बेचे उसका दाम, तो सबका दाम जो होगा तो क्या होता है, उसी को जोड़ देते तो वो हो गया आपका जीडीपी। तो यही बिहार के क्षेत्र में एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होगा, चाहे वो अनाज हो वस्तु हो, सबका मौद्रिक मूल्य क्या हो जाएगा, जीडीपी कहलाएगा। तो यहाँ कह रहा है जो राज्य का जो जीडीपी है अभी चालू मूल्य पर कितना है, 8.5 लाख करोड़ रुपया है, जो 2011 में था 2.4 इतना, इसका 3.5 गुना हो गया है। तो यानी देखिए जब भी हम लोग काउंट करते हैं तो एक बेस रखते हैं, किसी की अगर तुलना करना हो तो एक आधार रखना पड़ता है कि नहीं। जैसे मान चलिए अभी पहले भी पूछे होंगे हम लंबे हैं या नाटे हैं, इसका तय करने के लिए कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होना चाहिए। अगर इस साइड का कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो हम लंबे दिखेंगे आपको, और अगर कोई मान चलिए मिचेल स्टार्क जैसे खड़ा हो जाए, एक हो ना जेमियनसन आया है 7 फीट वाला, हाँ, तो वो सब सामने नाटे हो जाएंगे। तो आप नाटे हैं कि लंबे हैं, काले हैं कि गोरे हैं, बुद्धिमान है कि बेवकूफ़ कमज़ोर है, इसके लिए तुलना आवश्यक है। जब तक तुलना नहीं होगा, जैसे देखिए अभी हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग के सामने में कांस्टेबल भी हमसे आगे निकल जाएगा। याद है इस पर कहानी भी एक है, एक व्यक्ति पैदल जा रहा था तो बगल से एक साइकिल गुजरा, तो व्यक्ति सोचता काश मेरे पास साइकिल रहता तो मैं पैर नहीं रखता, जल्दी से हम कोचिंग पहुंच जाते। ठीक है, ये तो टेंशन में आ गया उसको कि उस किससे तुलना कर दिया, साइकिल वाले से। अब साइकिल के बगल में मोटरसाइकिल सट से निकल गया, तब साइकिल वाली सोचता है काश मोटरसाइकिल रहता, कोई बार बार पैडल मारना नहीं पड़ता और हम तेज़ गति से पहुंच जाते। तो उसके नज़र में देखिए, साइकिल वाले के नज़र में पैदल चलने वाला कमज़ोर पड़ गया, और मोटरसाइकिल की नज़र में साइकिल वाला। अब मोटरसाइकिल के बगल से कार निकल गया, तो मोटरसाइकिल वाला सोचता है अरे यार कार तो कितना चाहिए, धूप में चला रहे हैं, ठंड में हाथ सिकुड़ गया है, धूल आँख में जा रहा है, बाल उड़ रहा है कि नहीं। अब उसको टेंशन हो गया, क्यों, क्योंकि उसने अपनी तुलना किससे कर दिया, कार वाले से। कार वाला भी बहुत वैरायटी का होता है, आप जा रहे हैं मारुति में जा रहे हैं, कोई बगल से फॉर्च्यूनर निकल गया, तो काश होगा क्या पता इसको टकराएंगे तो हम ही मरेंगे, फॉर्च्यूनर तो कम से कम बचने की संभावना भी तो रहेगा ना। तो तुलना देखा जाता है, फॉर्च्यूनर वाले के बगल में पता चला रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ा हो गया तो फॉर्च्यूनर कमज़ोर दिखने लगेगा। आपको बता दें एक सिंपल सी बात, एक जूते की कीमत होती है, जैसे एक जॉर्डन जूता, नाम सुने आप लोग, जॉर्डन 1 नाइक कंपनी का जूता है, कितने का आता होगा, तब आपको कितना का, 35,000 का, तब आपको छूने भी नहीं देगा वो। पता कितना का आता होगा, आपके पास मोबाइल है, सर्च कीजिए एक बार, इसका जूता का दाम 2 लाख से शुरू होता है, 50 लाख तक जाता है, 38 लाख तक का भी जूता आता है। अब जो व्यक्ति अब 38 लाख जूता पहनेगा तो उसमें फॉर्च्यूनर 30 लाख का आ जाता है, तो उसके सामने तो जूता से फॉर्च्यूनर बहुत छोटा पड़ गया ना। 2 लाख से शुरू होता है, 2 लाख 1.5 लाख, इसका डुप्लीकेट आता है 50-60 हज़ार में। जॉर्डन 1 देखिएगा, नाइक कंपनी का है, सर्च कीजिए आपको तुरंत मिलेगा वो। 1.5-2 लाख से शुरू होता है, 40-50 लाख तक जाता है। देखिए जॉर्डन का, तो बताइए जो जॉर्डन का जूता पहनेगा उसके सामने फॉर्च्यूनर बेकार हो गया कि नहीं। यहाँ आइए, यहाँ क्या है, जो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग आगे बढ़े कि नहीं बढ़े हैं तो उसके लिए कोई आधार चाहिए। तो अभी आधार में क्या रखे, 2011-12, तो उस आधार पे आप देख रहे हैं तो उसमें था 2,47,000 करोड़, है कि नहीं। कितना दाम दिखा रहा है, 1.5 लाख 13.5 शुरू हो रहा है अभी, 38 लाख का भी आता है। ये जॉर्डन 4 आप देख रहे होंगे, जॉर्डन 1 देखिए, जॉर्डन 4 10,000 है, जॉर्डन 4 इसका डुप्लीकेट आता है 5-10 हज़ार का, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा नाइक का के डुप्लीकेट 5-10 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार का आता है। तो आपसे जो तुलना में जो 30 लाख का जूता पहनेगा उसके सामने फॉर्च्यूनर का कोई वैल्यू है। जूता आप गंदे में कहीं रखिए तो नीचे में ही रखिएगा। तो यहाँ देखिए 2011-12 की तुलना करते हैं तो हम लोग चालू मूल्य पे कितना 3.5 गुना और स्थिर मूल्य पे 4,64,000 हो गया। चालू मूल्य करने का मतलब है जो अभी के आधार पे
यानी इसमें मुद्रास्फीति जोड़ा हुआ नहीं रहता है, और इसमें मुद्रास्फीति जोड़ के रखे रहते हैं, जिसमें आप लोग याद है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में चर्चा किए थे। तो अभी बस ये याद रखिएगा, चालू मूल्य पर बिहार का जीडीपी है 8,54,000 करोड़, और स्थिर मूल्य पे 4,64,000 करोड़। और ये हम लोग कब से तुलना कर रहे हैं? 2011-12 से। उसी तरह प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब कितना क्या होता है बताइए तो? ये बिहार का मुझे बिहार का देख रहे हैं। हाँ, एवरेज मान चलिए जितना जनसंख्या है और बिहार का जो कुल आय है नेशनल, उसको बिहार का इनकम उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ कहा जाता है चालू मूल्य पे 66,828 रुपया है, यानी मानना है बिहार में जो एवरेज जो तनख्वाह है वो कितना है इनकम? 66,000 सालाना, सालाना नहीं, हाँ सालाना एक साल में तो एक साल में 5500 रुपया महीना एवरेज कमाई होता है, ठीक है। और पहले क्या था? आज से 2011 में 23,525। तो आपको ये देखना है, सवाल बीपीएससी में पूछा था इस बार, जो चालू मूल्य पर जो बिहार के प्रति व्यक्ति कितना है, तो 66,828। तो वो बस इतना पूछा था, लगभग 66,000, 64,000 और 70,000, तो लगभग जो आपको मिलेगा उसके हिसाब से लगा दीजिएगा। तो याद रखिएगा ये सब स्थिर मूल्य पे, चालू मूल्य पे, ये सब सीधे सवाल पूछता है, ठीक है। क्या उत्पादन जो होता है एक वर्ष में वो हम लोग जीएसटीपी कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? तृतीयक क्षेत्र का, कितना? 58 और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र 21.5, और सबसे कम किसका है? प्राथमिक क्षेत्र। आपने इकोनॉमिक्स में देखा प्राथमिक क्षेत्र यानी वैसा क्षेत्र जिसका हम लोग सीधे प्रयोग कर लेते हैं प्रकृति से, जैसे खेती, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, ये सब क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र होता है उद्योग, जहाँ पे सामान बनता है, जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री। तो देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तो इसका अकेले 60% योगदान हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। प्राथमिक क्षेत्र यानी जो कृषि से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो या मत्स्य पालन से हो। द्वितीय क्षेत्र होता है जो उद्योग से संबंधित होता है, जहाँ पे फैक्ट्री में जहाँ प्रोडक्ट बनता है। और तृतीय क्षेत्र होता है जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र यानी अब ऐसे कि ये प्राथमिक क्षेत्र इसको कह सकते हैं कृषि, मत्स्य, खनन, पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र कह सकते हैं निर्माण क्षेत्र, और तृतीय में क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा मतलब जो आपको दिखता नहीं है, जिसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? ये सेवा है, क्योंकि इसमें हम कोई चीज़ आपको दे नहीं रहे, आप जो दे रहे हैं आपको दिख नहीं रहा है कि नहीं? आपने पैसा दिया, हमने आपको दिया, ये सेवा हो गया। अभी आप यहाँ से जाइएगा, टेम्पू पकड़िएगा, टेम्पू आपको सेवा दे रहा है कि नहीं? अभी आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं तो रिचार्ज को दिख रहा है आपको, तो सेवा हो गया। आप बीमा कराते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो ये सब क्या? सेवा सेक्टर हो गया। ये सब सेवा सेक्टर का आज का प्रचलन ज़्यादा हो गया। इसे सोचिए कितना तक पहुँच गया, लगभग 60% तक पहुँच गया। तो ये कभी कभी या तो ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा, नहीं तो पूछेगा लगभग के आसपास। तो लगभग के आसपास 20 मार सकते हैं, उसको 21 मार सकते हैं, इसको 59 मान सकते हैं, है कि नहीं? और बीपीएससी इस बार लगभग ही करके पूछा था, ये तीनों ऐसे ही पूछ दिया था, 20, 20, 20, 21, 59 से करके पूछ दिया था, ठीक है। इस बार 70वीं बीपीएससी में। अब आते हैं प्रधानमंत्री ई बस सेवा बिहार में। ई बस यानी जो बस किस पे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो भारत सरकार की योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ई बस सेवा। तो बिहार में कहाँ कहाँ शुरू की गई है? पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये कहा गया है बिहार सरकार का लक्ष्य है बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में यानी 5 घंटे के अंदर पटना तक पहुंचा जा सके, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। सड़क का विकास हो रहा है, देखिए काल में सड़क का ज़्यादा विकास हो रहा है। और आगे चलकर ये सरकार का प्लान है कि बिहार के किसी भी कोने से, खासकर जिला मुख्यालय से 4 घंटा में आपको पटना पहुंचा दिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सिस्टम ही है। तो याद रखिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा कहाँ कहाँ शुरू हुआ है? पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और बिहार, पूर्णिया। आप तो देख रहे हैं बिहार में रेलवे नेट पटरियों की लंबाई कितनी है? 4509 किलोमीटर, जो देश के कुल पटरी का 3.4% है, ठीक है।
बिहार में सबसे अमीर जिला कौन सा है और सबसे कम? सबसे ज़्यादा बिजली का प्रयोग कहाँ होता है? गया और मुजफ्फरपुर। अब पिछले 12 वर्ष में कितना बढ़ा आच्छादन? देखिए ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको सवाल बनेगा। ठीक है, ये बता रहा है कि अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। यानी अभी हम ये तय कर दिए हैं कि 5 घंटा में आप किशनगंज से पटना जा सकते हैं, और जो आगे कुछ समय तक लक्ष्य होगा 4 घंटा में पहुँचाने का। तो ये हो गया आपका आर्थिक समीक्षा। कल का जो क्लास होगा वो होगा बिहार की बजट 2025-26, और उसके बाद होगा बिहार की जनसंख्या। तब जाकर आपका बिहार स्पेशल का क्लास समाप्त होगा। और परसों जो होगा, यानी परसों शुक्रवार है, यानी क्लास तो होगा, उसमें हम लोग देखेंगे भारत की जनसंख्या। अब भारत की जनसंख्या में कुछ बच गया तो सोमवार को हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 1 अप्रैल से, ठीक है।